नमस्कार। हम धर्म मीमांसा चैनल पर विश्व के कल्याण के लिए, धर्म की जय के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम लोग अविश्वसनीय किंतु सत्य सीरीज पर चल रहे हैं और इसमें इलीगल नेशन स्टेट पर बात कर रहे हैं, जिसका ये 5वां है। हम लोगों ने इलीगल नेशन स्टेट यूएसए, इलीगल नेशन स्टेट यूएसएसआर, इलीगल नेशन स्टेट ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की चर्चा कर ली, जो 15 अगस्त 1947 के बाद वाले भारत से भौगोलिक क्षेत्र में पड़े। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद वाला भारत भी आज भी दुनिया का सबसे बड़ा नैसर्गिक स्वाभाविक राष्ट्र है और वो मेरे जीवन काल में अपने अखंड स्वरूप को प्राप्त करने जा रहा है, जिसमें 20वीं शताब्दी में गोरों ने अनेकानेक एनिमी स्टेट खड़े कर। तो आइए हम चीन पर चर्चा। तो ये इतना बड़ा सा चीन दिख रहा है, ये चीन तो अक्टूबर 1949 में नहीं था भाई। अक्टूबर 1949 क्या है? जब माओ को, यानी नेशंस कम्युनिस्ट पार्टी को अनेकानेक नेशन स्टेट पर कब्जा करवा दिया। रूस के स्टालिन यानी यूएसएसआर के स्टालिन नहीं प्लस यूएसए के ट्रूमैन और दिवंगत राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नीतियों ने। अक्टूबर 1949 में तो चीन पर सत्ता थी चांग काई शेक की। चांग काई शेक जापानियों से लड़ा था और जापानियों से लड़कर, इन कम्युनिस्टों से लड़कर विजयी हो गया था चांग काई शेक। और चांग काई शेक को अल्टीमेटम देकर उसके सारे हथियार रखवा कर, कौन से हथियार जो पिछले 15 साल से अमेरिका, ब्रिटेन, रूस उसको दे रहे थे। जी हाँ, सोवियत रूस भी हथियार चांग काई शेक को भी देता था और माओ की कम्युनिस्ट पार्टी को भी देता था। पता नहीं कौन चीज है। और 1945 के बाद सोवियत रूस का फैलता हुआ नेशंस कम्युनिस्ट चेहरा तो यूएसए की जानकारी में था। इसके बावजूद माओ के कम्युनिस्ट पार्टी को कब्जा कराया गया। चांग काई शेक को रातों रात हवाई जहाज से भागकर ताइवान जाना पड़ा। पानी के जहाज से नहीं, हवाई जहाज से भागा। उस पर बाद में कभी करें। तो चीन का तो ये आकार ही नहीं था भाई। चीन तो जो आज दिखता है उसका आधा भी उस दिन नहीं था। आपको आश्चर्य होगा, याद कीजिए तिब्बत पर चीन का कब्जा जवाहरलाल नेहरू ने कब करवाया है? 15 अगस्त 1947 48 तक कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के राज्य का अंग था तिब्बत। महाराजा हरि सिंह के डाक टिकट पर, मुहर पर क्या लिखा है? जम्मू कश्मीर और त्रिविष्टप के महाराज, महाराजा धीराज। और नेहरू ने इस स्थिति को डिस्टर्ब करने के लिए 1956 में 47 के 9 साल बाद तिब्बत को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में न्योता दिया। यानी 1947 के 9 साल बाद और 1949 के 7 साल बाद तक एक सॉवरेन स्टेट के रूप में कब्जा दिया।
एक मान्यता दी, बदमाशी थी, भारत के अंग से अलग बताने के लिए एक सॉवरेन स्टेट के रूप में उसको न्योता दिया। और फिर माओ के पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का इस क्षेत्र में कब्जा कराया। कारण माओ की औकात नहीं थी तिब्बतियों से लड़कर जीत लेने की। अगर आप लोग भूगोल का नक्शा देखें तो ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का काम क्या था? निर्दोष नागरिकों को काटना। जापान से तो लड़े नहीं थे और न चांग का इस शेख की सेना से लड़ने की इनकी औकात थी। निर्दोष नागरिकों को काटने का था, लेकिन तिब्बत के निर्दोष नागरिकों को भी काटने की औकात नहीं थी। कारण कहाँ चीन, कहाँ तिब्बत, बीच में विशाल पठार, विशाल रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान, हिमालय की ऊंची ऊंची गगनचुंबी हिम से भरी हुई पर्वतमाला, इनकी औकात नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे 3 भाषण हैं भारतीय धरोहर पर। भारतीय धरोहर एक पहले पत्रिका निकलती थी, उसका कोई टॉक हुआ था, ये यूट्यूब टॉक मेरा 2-3 साल पहले विस्तार से मैंने दिया है। और ये सब कोई गुप्त बात नहीं है, पार्लियामेंट की डिबेट में है, उस समय के अखबारों में छपा और उस समय के लोगों ने प्रचंड विरोध किया था, राम मनोहर लोहिया सहित। तो इतना विशाल तिब्बत, तो भारत ने, जवाहरलाल नेहरू ने इल्लीगल तरीके से उनका कब्जा करवाया। तिब्बतियों का नृशंसतम, जघन्यतम हत्याकांड, बलात्कार, मार काट, चमड़ी खींच देना, जला देना, नृशंस यातनाएं देकर मारना, वहां पर भूखमरी फैलाना, रोग फैलाना। और सिक्योंग झिक्योंग, इसका तो वहां की भाषा में अर्थ ही है न्यू फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब सीमा, चीन की नई सीमा। आप 1980, 1990, 2000 तक जो यूरोप और अमेरिका की छपी हुई पुस्तकें पढ़ेंगे तो सिक्योंग का अर्थ मिलेगा न्यू फ्रंटियर। और 90 के बाद किसी किसी किताब में और 2000 के बाद तो ज्यादातर किताब में सिक्योंग और ब्रैकेट में लिखा मिल जाएगा न्यू टेरिटरी। लेकिन फिर भी न्यू शब्द तो है, फ्रंटियर से टेरिटरी की बदमाशी करने के बाद भी। कारण चीन का इससे कोई लेना ही देना नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा भारत क्षेत्र है। 15 अगस्त 1947 तक यहाँ पर कासगर में, कासगर क्या है? टकला मकान डेजर्ट, तारिम बेसिन, इस क्षेत्र का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर जो कासगर है, जिसमें नीचे में अंग्रेजी एटलस में ब्रैकेट में काशी लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 तक तो ब्रिटिश एजेंट बैठता था रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 15 अगस्त तक नहीं, 16 अगस्त को भी भारतीय नियुक्ति थी। 16 अगस्त को भी नहीं, 31 दिसंबर 1947 को भी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1948 को भी, अक्टूबर 1949 को भी भाई ये भारत क्षेत्र है। नेहरू ने स्टालिन के कहने पर इसको हैंडओवर किया माओ। यहां से जो तारिम बेसिन है, आप लोग खोजिएगा,
तारिम बेसिन के कंकाल, ममीज ऑफ तारिम बेसिन, 6 फीट 7 फीट 7.5 फीट की ममीज मिली है इस तारिम बेसिन में। कैसी ममीज? वो इजिप्ट वाली ममीज नहीं, हड्डियों का ढांचा ना, इतना फ्रेश कि गाल दबाओ तो गड्ढा पड़ा ना, हाथ हटाओ तो गड्ढा हट जाए। जब ये मिले तो माओ महोदय चकरा गए। उन्होंने एक्सकवेशन बंद कराया। किसी कोने से 6.5 फीट का नटुल्ला चीनी तो नहीं होता है। डीएनए जांच करवाया गया, रिपोर्ट को दबा लिया। ये सब भरत क्षेत्र है। महाभारत में जब अर्जुन की उत्तर दिशा की दिग्विजय यात्रा पढ़ेंगे तो इस पूरे क्षेत्र का वर्णन है। मैंने कुछ इस पर एक चर्चा की थी आदित्य जी के सत्योलॉजी चैनल पर, तो उन्होंने तो बहुत विस्तार से इस क्षेत्र में काम किया है। वो क्या क्या पर्वत और क्या क्या नाम बताते हैं वह मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी। तो जो वर्तमान का चीन तो उसका नाम ही नहीं है, PRC पीपुल्स रिपब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी का, चीनियों को कुचल कर इसको अमेरिकन पब्लिकेशन, यूरोपियन पब्लिकेशन कम्युनिस्ट प्रिजन ऑफ नेशंस कहते। कौन कौन इस प्रिजन में है? ऊपर से चलिए, कोरिया के पास से शुरू कीजिए। मंचूरिया, आधा मंचूरिया सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने दबा लिया, आधा माओ को दिया, थोड़ा खुला छोड़ दिया। एक कैदी है मंचूरिया नाम का नैसर्गिक राष्ट्र नेशन स्टेट से भी बहुत बड़ी अवधारणा है। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड। तो इनका पहला कैदी है मंचूरिया, दूसरा इनका कैदी है उसी क्रम में कोरिया से यानी पैसिफिक से यूरोप की तरफ बढ़िए, मंगोलिया और मांचू के लोग एक ही मूल के लोग हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। इसके बाद इनका तीसरा प्रिजन कौन है? यही झिक्यांग भरत क्षेत्र, जहां से ऐसी ऐसी कलाकृतियां निकली हैं जैसा अजंता में मिला है। यहाँ महिषासुर मर्दिनी मिली है, यहाँ गंगा अवतरण का दृश्य मिला है, यहाँ चंद्रशेखर शिव मिले हैं, यहाँ शेष को सैया बनाकर योग निद्रा लेते हुए श्री हरि विष्णु मिले हैं, साक्षात लक्ष्मी है, महादेव है, गणेश है, हमारे सभी देवी देवता हैं, कार्तिकेय है मोर पर सवार। यहाँ एक टुकड़ा चीनी भाषा नहीं मिला है। संस्कृत के हजारों पुस्तकें मिली हैं, पांडुलिपियां मिली है। चीनी भाषा में राई रत्ती कुछ नहीं मिला है। और इसका ये न्यू फ्रंटियर इसको बनाया था मांचू सम्राटों ने। मांचू ये तो सब उल्टा सीधा उच्चारण करते हैं, मंजू जिसको मंचूरिया बताया, और उसके बाद मंगोलिया बताया। मंगोलिया और मंचूरिया एक मूल के हैं। चीन जो नन्हा है ये अपना 2300 साल का इतिहास बताता है, जिसमें 1800 साल कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार उत्तरी तरफ के बारबेरियंस ने कब्जा कर रखा, हमको गुलाम बनाकर रखा, हमने बड़ी मुश्किल से इनको भगाया। ये गुलाम बनाने वाले उत्तरी लोग कौन थे? हम थे, भरतवंशी भारतीय सनातनी सम्राट। पहले तो चंगेज खान थे, उनका पोता कुबलाई खान था, बाद में मांचू लोग आए। तो मांचुओं ने इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाया, क्षेत्र नहीं बनाया, अपना फ्रंटियर बनाया। तो तीसरा ये झिक्यांग, जहां उइगर समस्या हो रही है। उइगर लोग तो शासन का लेख देख रखने वाले ब्राह्मण लोग हैं, संस्कृत भाषा वाले लोग हैं। 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में कन्वर्जन हुआ है।
कन्वर्जन स्किन डीप। ये सब मुनाफिक है, ये सब मुशरिक हैं, जो हमारा पहला 7 एपिसोड हुए थे अविश्वसनीय किंतु सत्य। अब इसके नीचे आइए, 1, 2, 3 चौथा जो इनका प्रिजनर है वो तिब्बत है। इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। तो अगर तिब्बत और सिक्योंग को मिला दें तो फिर तो चीन इतना बड़ा बच जाएगा। और इसके नीचे हेन्नान या हुन्नान जिसको कहते हैं वो भी प्रिजनर है। और सबसे कमाल की बात मैं अब बताने जा रही हूँ, इनकी जो वांगहो नदी है, जो गंगा नदी का उच्चारण का भ्रंश और लिखने का भ्रंश है, जिसको ये पीली नदी कहते हैं, पीली नदी के नीचे का क्षेत्र जिसको साउथ चाइना कहते हैं, 8वीं 9वीं शताब्दी तक तो कोई नहीं। 9वीं 8वीं 10वीं के बाद आज जिसको वियतनाम कह रहे हैं, जो 1947 तक चंपा था, भारत क्षेत्र जो था 1947 तक 1947 तक वियतनाम जिसको चंपा कहते थे, जो कि भारत क्षेत्र था, यहाँ से जब धान की ऐसी किस्में गई जो दलदल में उग सकती थी, तब वहाँ मानवीय बसावट शुरू हुआ। और 11वीं 12वीं 13वीं में हम वहाँ शुंगों का शासन था। भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद किसका नाम आता है? शुंग लोगों का। और क्या कमाल की बात है कि इस दक्षिण चीन में भगवान शंकर के अनेकानेक मंदिर हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिए, इस दक्षिण चीन में तमिलों की अनेकानेक बस्ती है। ये जो भारत का ईस्टर्न कोस्ट है, कहाँ से? बंगाल, ताम्रलिप्ति वगैरह जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र, आंध्र के नीचे तमिल। ये कितने पोर्ट टाउन है। और सुन लीजिए, चोल, चालुक्य, मैं तो सबका नाम जानती नहीं हूँ। यहाँ के लोगों का जो साउथ ईस्ट एशिया में जो साम्राज्य है, ये तो शायद मलय सागर तक है ना, जिसको अभी यूरोपियंस ने साउथ चाइना सी कहना शुरू किया। चाइनीज तो धान खाना जानते ही नहीं थे, क्योंकि चीन जहां था वहां धान उत्पन्न ही नहीं होता था। वहां तो कुछ गेहूं, जौ, टेम्परेट क्लाइमेट टाइप का। कैसे? जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, उसी के नीचे चाइना था। और चाइना का नीचे वांगो नदी के नीचे का तो ये नन्हा सा जो चीन है, ये चीन इस कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, इस पीआरसी में इसके करोड़ों करोड़ों लोगों को मारा गया है। इनके मांस को कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के द्वारा खाया गया। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने विस्तार से इस पर चर्चा की है। जहां तक मेरा ध्यान है, जम्बू टॉक्स पर, जो जयपुर से निधीश गोयल जी चलाते हैं, क्या माओ नरभक्षी था, और मेरे भी कुछ टॉक है इस पर, लेकिन उन्होंने तो बहुत विस्तार से बात की है। तो ये जो चीन है, जिसको हम चीन के नाम से बुला रहे हैं, जो स्वयं को ज्वांगुआ कहता है, चीन तो कहता ही नहीं है। यूरोपियन लोग 19वीं शताब्दी तक इसको कैथे, किथाई वगैरह कहते थे। चीन नाम तो इसको हम भारतीयों ने दिया। ये चीन वाले तो महाभारत काल से हमारे यहाँ कर लेकर आते थे। जो महाराज युधिष्ठिर के जो राजसूय का वर्णन है, महाभारत में वर्णन है कि चीन के लोग ट्रिब्यूट लेके, उपहार लेके कौन आता है राजसूय में? जिन्होंने
उनको अपना सम्राट स्वीकार कर लिया है, टैक्स देने आ रहे हैं। तो वो इतने नन्हे हैं, उनका उपहार इतना छोटा है कि उनको महल में प्रवेश ही नहीं मिला है, महल के द्वार पर खड़े। और तब से लेकर 1931 तक, 1931, 1947 के 16 साल पहले तक मांचू सम्राट भारत को अपनी पुण्य भूमि मानकर दूत भेजा करते थे और उपहार और ट्रिब्यूट भेजा। चीन पर मांचुओं का शासन था, मंगोलों का शासन था। मंगोलों के शासन को संस्कृत में युआन कहते थे। आज भी इस पीआरसी की करेंसी उन्हीं प्रतापी सनातन धर्मी मंगोल सम्राटों का युआन सिक्का और रुपया है। तो ये पीआरसी 1949 में आया है और 2049 के पहले क्या 2-4-5 साल में ये विखंडित होने जा रहा है। विखंडित होने के अनेकानेक डिटेल है जो हम चीन वाली सीरीज में लेंगे। तो ये पीआरसी जो 15 अगस्त 1947 वाले भारत के क्षेत्रफल से बड़ा बनाया गया स्वयं देशद्रोही नेहरू के द्वारा ये विखंडित होने जा रहा है, जो कि ये आर्बिट्रेरी है, ये इल्लीगल है, ये आर्टिफिशियल है, ये टिकने वाला नहीं है। इसी शी जिनपिंग के साथ जा रहा है। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जिससे कि प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का